बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बॉटम लाइन में खुशामदीद। मैं हूं चौधरी मोहम्मद फराज। नाजरीन, 2025 का आज आखिरी दिन है। इस साल में पाकिस्तान ने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बड़ी कामयाबियां समेटी और पाकिस्तान की बड़ी पजीराई भी हुई। UN ने, अमेरिका ने, चाइना ने, टर्की, रशिया, यूरोप, तमाम ममालिक ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की, पाकिस्तान के साथ इन्वेस्टमेंट की हामियाँ भरी और पाकिस्तान को एक बड़े सीरियस लेवल के ऊपर रिकग्निशन मिली। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा साल था। साथ ही साथ द हिंदू ने एक रिपोर्ट शाया की जिसमें उन्होंने इतराफ़ किया, हिंदू कंसीड कर गए। उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान के लिए ये बहुत ही बुरा साल गुज़रा, बल्कि 100 सालों में सबसे बुरा साल उनके लिए 2025 था। कामयाबियों के इस साल के अख्तिताम पे हम लोगों ने यकीनन न्यू ईयर रेजोल्यूशन कुछ ना कुछ पर्सनल लेवल पे, अपनी मुल्की लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे हर इंसान ने, ग्रुप्स ने, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने बनाया ही होगा। इसके बारे में बात करेंगे। इस साल कितना कामयाब रहा, पाकिस्तान को क्या अचीव हुआ और पाकिस्तान आगे क्या करने वाला है। कुछ लोकल और अपनी जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसके ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ जिन मोअज़्ज़ज़ मेहमानों ने हमें आज स्टूडियो में ज्वाइन किया है उसमें पंजाब की पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं इंफॉर्मेशन और कल्चर की शाज़िया रिजवान साहिबा, और हमारे दूसरे गेस्ट हैं सैयद ज़ीशान हैदर साहब, AJK के ये PTI के वाइस प्रेसिडेंट हैं और उनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर भी हैं। शाज़िया साहिबा का ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। शाज़िया साहिबा, सबसे पहला सवाल आपसे करना चाहूँगा। पंजाब ने भी बहुत तरक्की की, बड़ा हमने देखा वाइब्रेंट पंजाब के अंदर एक पॉलिटिकल कल्चर नज़र आया। वज़ीर आला की बहुत इन्वॉल्वमेंट नज़र आई। आप उनकी टीम का हिस्सा हैं। आप लोगों ने बड़ी मेहनत की। आपकी मेहनत को पूरे पाकिस्तान ने एक्नॉलेज किया और इसका क्रेडिट आपने ज़ाहिर है पाकिस्तान की आवाम से भी लिया, मीडिया से भी लिया। आप अपने अल्फाज में बताइए कितना अहम था आपके लिए ये सफ़र तरक्की का, और आप पंजाब की तरक्की को कैसे डिफ़ाइन करेंगी? आप ख़ुद क्या कहेंगी, कितनी तरक्की की पंजाब ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया फ़राज। सबसे पहले तो मुझे चैनल को, न्यूज़ को मुबारकबाद पेश करती हूँ और अल्लाह ताला आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। बड़ा अच्छा आप लोगों ने स्टार्ट लिया। और पंजाब गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स की जहाँ बात की जाए तो पंजाब गवर्नमेंट का इनिशिएटिव्स स्टार्ट कर तो लूँ, लेकिन कहते कहते रात हो जानी और आपका टाइम ख़त्म हो जाना है। और क्योंकि CM पंजाब मरीम नवाज़ साहब ने, जब आपको याद होगा 2024 में हमारी गवर्नमेंट आई और 25 का जो टास्क था वो एक इक़दामात का साल था और बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स उठाए गए। CM पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा ने बेहतर तौर पे पंजाब को डिलीवर करने के लिए बाकायदा गाइडलाइन, एक डायरेक्शन के तौर पे काम किया और उन्होंने जो स्टेप्स उठाए वो आवाम की बेहतरी के लिए था, पंजाब की तरक्की के लिए था। और इसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट को देख लें, हेल्थ डिपार्टमेंट को देख लें, इंफ्रास्ट्रक्चर को देख लें, सुथरा पंजाब को देख लें, और मेरे ख़्याल में हिम्मत कार्ड और बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स थे, धीरानी प्लान, और अभी ई-बाइक्स और लैपटॉप्स और स्कॉलरशिप प्लान और बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स थे जो आवाम की बेहतरी के लिए थे, पंजाब की बेहतरी के लिए थे, यूथ की बेहतरी के लिए थे और ख़वातीन को एम्पावर करने के हवाले से थे। और ये बहुत बड़े टास्क थे जो CM पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा ने ले। और बसेस जो ग्रीन बसेस के तौर पर पंजाब में जैसे मुख्तलिफ शहरों में इसका इजरा किया गया, ये आवाम की बेहतरी के लिए, जो इन्वायरमेंट को, क्लाइमेट चेंज की जो आपको पता है सूरत हाल रही हमारे पास पंजाब के हवाले से, जब सैलाब आया तो बहुत मुश्किल सूरत हाल थी, उसको निपटने के लिए CM पंजाब ने खुद फ्रंट लाइन पे होकर आवाम को बेहतर तौर पे खुद उनकी खिदमत और उनके लिए मैं समझती हूँ पूरे पार्लियामेंटेरियन, पूरी कैबिनेट इतनी सख्त गर्मी में खुले आसमान के साथ उन आवाम के साथ इज़ारे यकजहती, इज़ारे हमदर्दी के तौर पे साथ मौजूद रही। और CM पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा ने साबित किया वो हकीकी तौर पर पंजाब की एक बेहतरीन माँ है, एक बेहतरीन बहन है, एक बेहतरीन बेटी हैं और उन्होंने डिलीवर करने की कोशिश की। और 2025 जहाँ बहुत ज़्यादा तरक्की करने के हवाले से इनिशिएटिव उठाने का साल रहा, वहाँ सैलाब ज़दगान से निपटने के लिए, सैलाबी सूरत हाल से, क्योंकि कुदरती आफत थी और पूरे पाकिस्तान में रही, लेकिन पंजाब में CM पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा के एक और बात जो बड़े फ़ख्र से मैं कहते हैं वो मुझे फ़ख्र होता है कि मरीम नवाज़ साहिबा ने एक चीज़ जो सैलाब ज़दगान की जो सूरत हाल थी, अपने पंजाब के सेल्फ ऑन पे हम लोगों ने उनकी हेल्प आउट करने की कोशिश की, उनको बेहतर तौर पे उनके लिए बेहतर फैसिलिटेशन देने की कोशिश की। और जहाँ बहुत सारे सेक्टर्स
को फोकस किया गया, वहाँ एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा उन्होंने उस पर स्पेशल ज़ोर दिया कि जितने भी हमारे एग्रीकल्चर जो भाई थे, जो हमारे ज़रूरी लोग थे, उनको ज़रूरी कार्ड इजरा किया गया। बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं और 2026 जो साल है वो कहला जाएगा इंशाल्लाह यूथ का साल, तो इंशाल्लाह इस पर बहुत सारी मेहनत होगी यूथ के हवाले से। तो सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने 2025 में बहुत कुछ डिलीवर करने की कोशिश की। वो मेरे ख्याल में पंजाब की आवाम और मैं लाहौर जाती हूँ, पंजाब की हर शहर हर जब जाने का इत्तेफाक होता है तो जो साफ़ सुथरा जो इनिशिएटिव जो नज़र आता है, इससे पहले कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ कि पंजाब इतना साफ़ सुथरा हो और गली मोहल्ले इतने साफ़ सुथरे और बाकायदा वहाँ पे टीम वर्किंग कर रही हो। ये तो हमारे जो मुखालिफ हैं वो भी इस बात की तायद करेंगे और इसकी तारीफ़ करेंगे कि मरियम नवाज साहिबा ने पंजाब में डिलीवर करने की अनथक मेहनत के साथ कोशिश की है और जो लोगों को नज़र आ रही है। जी बिल्कुल, मैं सैयद ज़ीशान साहब की तरफ जाने से पहले एक छोटा सा सवाल आपसे और कर लूँ। एक एनवायरनमेंट का बड़ा मसला है, एक तो सैलाब जो है वो एक ईयरली एक आफत बन चुका है और पंजाब बड़ा वर्स्ट हिट होता है इससे, और दूसरा मसला स्मॉग का है। तो दोनों इनिशिएटिव्स के लिए एनवायरनमेंट से रिलेटेड भी कोई काम किया है आपकी पंजाब गवर्नमेंट ने? डेफिनेटली हम खबरें सुनते हैं, लेकिन मैं आपसे सुनना चाहता हूँ वो क्या स्पेशल इनिशिएटिव्स हैं इन दो मामलात के? देखिए, यहाँ पे मैं ज़्यादा जिस बंदे का जिक्र करना चाहूँगी, मरियम औरंगज़ेब साहिबा हमारी एनवायरनमेंट और क्लाइमेट को देख रही हैं, उनको स्पेशली दिली तौर पर हमारी बात भी पेश करती हूँ। जिस तरह उन्होंने एनवायरनमेंटल और क्लाइमेट चेंज के हवाले से इस डिपार्टमेंट को लीड किया और जिस तरह वो इस पूरी टीम को कभी एनवायरनमेंटल तौर पर या क्लाइमेट चेंज के हवाले से ये डिपार्टमेंट इतना फ़ाल नहीं था, इतना मजबूत नहीं था पंजाब के हवाले से, और इसमें बहुत सारे ऐसे और इनिशिएटिव्स उठाए गए जिसमें पंजाब में स्मोक को कंट्रोल करने के लिए स्मोक गन का इजरा किया गया, जो लाहौर में स्पेशल वहाँ पे इसका इजरा करके वहाँ पे इसको इक़दामात अमली जामा बनाया गया और वहाँ पे जो स्मोक की सूरत हाल थी उसको इस बनस्बत 2025 के जो 24 का जो लास्ट था, अब 2025 का ये साल जो एंड है, इसका कंपैरिजन किया जाए तो स्मोक इस दफ़ा काफ़ी कम रही लाहौर में, क्योंकि मैं हम लोगों को ज़ाहिर है पार्लियामेंटेरियन लाहौर इजलास के सिलसिले में जाना पड़ता है, बहुत सारी वर्किंग हमारी लाहौर में होती है, तो लाहौर में स्मोक की जो सूरत हाल थी वो काफ़ी कम रही और मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने इस पर काफ़ी मेहनत की। और जो हमारे एग्रीकल्चर हवाले से अगर देखा जाए तो दरख्त बहुत ज़्यादा लगाए जा रहे हैं, पौधे लगाए जा रहे हैं, प्लांट्स लगाए जा रहे हैं और मैसेज कन्वे किए जा रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज लेवल पे, ताकि अवेयर किया जाए यूथ को कि किस तरह हम लोगों ने पाकिस्तान को ग्रीन और सेफ और स्मोक फ्री पाकिस्तान बनाना है। और ग्रीन बसेस का इजरा किया गया, ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव था कि पोल्यूशन से पाक जब ग्रीन बसेस का इजरा मुख्तलिफ इलाकों में विदाउट किसी एक्सपेंस के फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों के लिए, वो एक ऐसी सहूलत और सवारी थी कि लोगों को सहूलत देने के लिए एक तो स्मोक और पोल्यूशन से पाक उस ट्रांसपोर्ट का इजरा किया गया। ये बहुत बड़े इनिशिएटिव, ये बड़ा इनिशिएटिव है। और ये सैलाब के हवाले से भी बताएं, सैलाब की क्या प्लानिंग है? जाहिर है 2026 के अंदर भी एक बड़ा चैलेंज होगा आपकी हुकूमत के लिए, और जाहिर है पंजाब को एक बहुत बड़ा सूबा है, फसलें हैं, बेसिक हमारा इन्हिसार जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर है, आपने ख़ुद भी फरमाया। उसके लिए क्या स्पेशल इक़दाम हैं जिनके ऊपर आप गौर कर रहे हैं, या कोई ऐसी इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स हैं जो पंजाब की हुकूमत कर रही है? थोड़ी रोशनी इस पर भी डालें। देखिए, जहाँ ये सैलाबी सूरत हाल थी, ये तो कुदरती आफात के तौर पे बहुत सालों के बाद पंजाब में सैलाबी सूरत हाल को देखा गया और इसको मॉनिटर करने के लिए बाकायदा टीम्स बैठी और बाकायदा एक ऐसी कुदरती आफत थी जिसके लिए कोई प्लानिंग नहीं थी अचानक से, और पूरा पाकिस्तान इसकी जद में आया। और देखा जाए हमारे जो KPK था, हमारे जो पहाड़ी इलाके थे, वो भी क्लाउड बर्स्ट वाली एक ऐसी सिचुएशन। सॉरी शाजिया साहिबा, लेकिन ये एक ईयरली एक अल्लाह माफ़ करे और ऐसा ना हो, मेरी दुआ है, लेकिन ये एक ईयरली थ्रेट बनता चला जा रहा है, बल्कि है। अब आप लोगों को इसको एक कुदरती आफत के तौर पे नहीं, अब आपको इसको एक ईयरली फिनोमेना या थ्रेट के तौर पे देखने की ज़रूरत है पंजाब हुकूमत को ख़ास तौर पे। ज़ाहिर है आप उसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो आपको इस चीज़ का इदराक होना चाहिए कि ये वाकई बड़ा ख़तरनाक है और ये ईयरली एक थ्रेट बनता चला जा रहा है सूबे के लिए। देखिए फराज, अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात करने की ये है ना कि क्लाइमेट चेंज एक ऐसा सिनेरियो है कि जो पूरी आलमी दुनिया में पूरे हमारी इस ज़मीन पर देखा जा रहा है, और बिल्कुल जो एनवायरमेंट सूरत हाल है टोटली चेंज हो चुकी है हमारे ज़र ज़मीन की, और इसकी सूरत हाल से निपटने के लिए हम लोग जितनी कोशिशें कर लें, ज़ाहिर कुदरती आफात हैं वो अल्लाह की तरफ से हैं, उससे उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता, लेकिन उससे निपटने के लिए उसके लिए बेहतरीन पॉलिसीज़, बेहतरीन प्लानिंग के तौर पर हम लोग काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह 2026 में इंशाल्लाह इस सैलाबी सूरत हाल को कैसे निपटा जा सकता है, जो नहरी सूरत हाल है, जो पंजाब के दरिया है उनके साइड
गाइडलाइन को कैसे कवर करके कैसे उसको बेहतर तौर पर जो सैलाबी रेलें हैं वो कम से कम आबादी में देहातों में दाखिल ना हो, उसके लिए प्लानिंग की जा रही है। तो इंशाल्लाह 2026 में मेरी यकीन और उम्मीद है कि हमारे जितने भी डिपार्टमेंट हैं हमारे एनवायरनमेंट और क्लाइमेट को जो देख रहे हैं इस पर बेहतरीन पॉलिसी के साथ काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह इससे जो 2025 में हमने जो नुकसान हमें हुआ है, क्योंकि पंजाब की सूरत हाल, अवाम रोड पे आ गई थी, अवाम घरों से बेघर हो गए थे, उनकी फसलें तबाह हो गई थी, उनके मवेशी डूब चुके थे, मर चुके थे, उनकी फैमिली पूरे खानदान, तो बड़ा मुश्किल सूरत हाल थी। लेकिन इससे निपटने के लिए सीएम पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहबा ने बेहतरीन पॉलिसीज़ ला रही हैं ताकि अवाम को इस सूरत हाल से निपटने के लिए बेहतरीन तौर पर डिलीवर कर सके और अल्लाह ना करे कि इस तरह की आफत और इस तरह की जो नागानी सूरत हाल दोबारा हो। लेकिन इंशाल्लाह इस पर पॉलिसीज़ बनेगी इंशाल्लाह। ज़ीशान साहब, वेलकम टू द शो। आपने सुना पंजाब की एफ़र्ट्स को। ज़ाहिर है बेसिक सवाल आपसे ये बनेगा मेरा कि 2025 पाकिस्तान के लिए बड़ी कामयाबियों का साल है, पूरी दुनिया मान रही है। आप कैसे देखते हैं 2025 की कामयाबियों को? और उसके बाद मेरा जो अगला सवाल है वो आपसे होगा, CM KPK का लाहौर का दौरा वो कितना कामयाब था या नहीं था, और आइंदा का लाहे अमल जो उन्होंने अनाउंस किया कि वो कराची जाएंगे। तो पहले तो पाकिस्तान की कामयाबियों का कुछ जिक्र कर दें और उसके बाद लाहौर और कराची की सिचुएशन PTI के हवाले से बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले फराज भाई मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ और आपके तवस्सुत से M न्यूज़ का हमें यहाँ पे अपनी बात करने का मौका फ़राहम करने के लिए। मेरी बहन ने माशाल्लाह इतने सारे इक़दामात गिनवा दिए हैं, तो मुझे लगता है कि ये पंजाब और पेरिस जो है इसमें कोई फ़र्क नहीं होगा, जबकि ग्राउंड पे सिचुएशन बिल्कुल मुख्तलिफ है। इनकी चीफ़ मिनिस्टर के ख़ानदान की गुज़श्ता 40-50 साल से एक सूबे के ऊपर हुकूमत है और मोस्टली जो इन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो प्लानिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। बाकी जो लाहौर में सफाई सुथराई है वो मोबाइल छाट, हैंडल फाड़ और रंग बिरंगे कार्ड्स की हद तक महदूद है, और सोशल मीडिया और टिकटॉक पे माशाल्लाह बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। लेकिन सोशल मीडिया पे तो आपकी परफॉर्मेंस इनसे बहुत बेहतर है। नहीं तो हमारे ऊपर तो जुल्म और सितम है, हमारे बेचारे तो सोशल मीडिया वाले बचे ही कम है, थोड़े से जो इधर उधर हैं वो सर कोई पहले पाकिस्तान से जरा शुरू करें। पाकिस्तान हमारा की तरक्की का बताएं। पाकिस्तान हमारा मुल्क है और पाकिस्तान की तरक्की बहसियत कश्मीरी जो हिंदुस्तान के साथ जो हिंदुस्तान ने रिटेलिएशन की, पाकिस्तान ने उसका भरपूर जवाब दिया और जो पाकिस्तान को उस उन्वान से इंटरनेशनली पजीराई मिली वो बहुत ज़्यादा काबिल सताइश है। और उसके साथ साथ देखें जहाँ पाकिस्तान की कौम ने इस पूरे सिनेरियो में इस गुज़श्ता एक साल के अंदर मज़ामत सीखी, अपने हक़ के लिए लड़ना सीखा, अपनी जदोजहद सीखी, मैं ये कामयाबी समझता हूँ। जो इंटरनेशनल फ्रंट पे आप कहते हैं, चूँकि मैं भी थोड़ा बहुत डिप्लोमेटिक स्टडीज़ को पढ़ता हूँ, तो इंटरनेशनली पाकिस्तान के पासपोर्ट का बुरा हालत हो गया तमाम रेटिंग में, जस्टिस सिस्टम में, जुडिशरी में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, इवन क्लाइमेट और एनवायरनमेंट की इन्होंने बात की। लेकिन ज़ीशान साहब इसमें तो कई रैंकिंग लो ही हो रही है। इसमें तो पासपोर्ट की हुर्मत और इज्जत में तो कई दर्जे तरक्की आई। देखें वीज़ा आपका दुबई ने बंद कर दिया, हम कुछ स्टैटिस्टिक्स की बुनियाद पे ये बात करेंगे ना, आपका दुबई ने वीज़ा बंद कर दिया। इराक वाहिद मुल्क है, गुज़श्ता साल उन्होंने शुरू किया कि हर पाकिस्तानी का एयरपोर्ट इराक पे ले लेते हैं, बाकी किसी सिटीज़न का नहीं ले रहे। तो कुछ रियलिटीज़ हैं कि पाकिस्तान को गलतियों से और अपनी जो कमियों से और कमज़ोरियों से सीखना पड़ेगा। नेशनल रिकन्सिलेशन की पाकिस्तान में ज़रूरत है। राइट पर्सन एट द राइट जॉब जब तक नहीं होगा, जब तक अवाम के मैंडेट का एहतराम नहीं किया जाएगा, दुनिया में कैसे एहतराम होगा पाकिस्तान का। और जो दूसरा आपने सवाल किया CM KP के हवाले से, जी वहाँ पे भी पंजाब हुकूमत की जो कारकर्दगी है वो बड़े वाज़े तौर पे नज़र आई, जहाँ पे इंतहाई बेहुदा किस्म के सवालात जो है वहाँ पे प्लांटेड साफ़ियों के ज़रिए किए गए, वो आप सब ने देखा। बहरहाल एक पब्लिक मोबिलाइजेशन है जो स्ट्रीट मूवमेंट का कहा गया, स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ हो चुका है पंजाब के तमाम शहरों में, गलियों में, मोहल्लों में। पढ़े लिखे बाशऊर जो तबका, नौजवान तबका, उन्होंने सोहेल आफरीदी के ज़रिए इमरान खान के मैसेज पर लब्बैक का, और इंशाअल्लाह आगे कराची का भी प्रोग्राम है CM KP का, इसी तरह बलूचिस्तान का भी प्रोग्राम है, और पूरे पाकिस्तान के अंदर इंशाअल्लाह जो स्ट्रीट मूवमेंट है, मोबिलाइजेशन है पाकिस्तान के इज़्ज़त और वक़ार के बहाली की, इंशाअल्लाह उसके लिए हम अपनी। ज़ीशान साहब ये बताएं कि आप उनके लाहौर के दौरे को कितना कामयाब देखते हैं, कितने लोग निकाल पाए? हम तो नंबर्स पे जाएंगे और स्ट्रीट मूवमेंट का जिक्र करेंगे तो अवाम की पार्टिसिपेशन के बगैर स्ट्रीट मूवमेंट कहाँ पे खड़ी होगी, और कराची में क्या रिस्पांस मिलेगा? देखें जब आप मुकम्मल करने दीजिए, दोनों वो सूबे हैं जहाँ पे आपकी हुकूमत नहीं है।
देखें, जब आपकी हुकूमत, पंजाब हुकूमत गली और मोहल्लों में पुलिस खड़ी कर देगी, पाबंदियां कर देगी, मार्केट आपके सामने है, मार्केट्स बंद कर देगी, तो लोगों का निकलना कदरे मुश्किल होता है। जिस तरह पॉलिटिकल मूवमेंट में निकलना और मार्केट निकलना तो दो अलग बातें हैं। पॉलिटिकल कॉल पे तो निकले, पॉलिटिकल कौन रोक सकता? सिर्फ पॉलिटिकल कॉल नहीं थी, उनका एक विजिट था स्ट्रीट मूवमेंट को जनरेट करने के लिए, वो जो जमूद है उसको तोड़ने के लिए और मोबिलाइज करने के लिए। चलें ये बताएं, जमूद टूटा, जमूद टूटा, इनसे कहें हमें इजाजत दें, हम लाहौर में जलसा रखें, जिस तरह से सोहेल आफरीदी ने कहा है। हमें इजाजत की क्या जरूरत है? अवाम आपके साथ है, आप बुलाएं अवाम को, इनकी इजाजत की आपको क्या जरूरत है? जब आप किसी वेन्यू की परमिशन देंगे तो अवाम वहां पे आएगी। जब आप कंटेनर लगाएंगे, लोगों को उठाएंगे, आंसू गैस करेंगे, शेलिंग करेंगे, लोग इजाजत दें, कैसे निकलेंगे? इजाजत दें। गुजारिश ये कर रहा हूं कि क्या पंजाब हुकूमत से पीटीआई ने किसी एक मकाम पे जलसे की इजाज़त मांगी, या कोई आपके प्लान का हिस्सा था? अगर आपका प्लान ये हो कि स्ट्रीट मूवमेंट करनी है, लोगों को गलियों में जमा करना है, तो लॉ एंड ऑर्डर किधर जाएगा? हालात देखें मुल्क के। तो अगर आप जलसा करते तो क्या बेहतर ना होता कि आप, अगर पंजाब हुकूमत डिनाई करती तो आपके पास बहुत ही वैलिड चीज़ थी, सब आपके साथ खड़े होते कि आप उनसे कहते मीनार पाकिस्तान पे जलसा करने दें, सिक्योरिटी के बेहतरीन अरेंजमेंट करें और लोगों को जमा करते। वो क्यों नहीं किया आपने? गुज़श्ता साल भी हमने मुतअद्दिद बार पंजाब गवर्नमेंट से इजाज़त ली, मीनार पाकिस्तान के लिए, लाहौर के शहर के लिए। हमें एक दफ़ा बकरा मंडी इन्होंने दे दी, एक दफ़ा कोई और वेन्यू दे दिया। तो हमें मीनार पाकिस्तान की, ये आपके प्रोग्राम में बैठी है मेरी बहन, ये कमिटमेंट करें, हम इजाज़त देते हैं, टाइम आप डिसाइड करें, पीटीआई जलसा करेगी और लोग निकलेंगे, दुनिया देखेगी। ठीक हो गया। कराची का क्या प्लान है? कराची में भी इसी तरह, कराची उर्दू बोलने वाले लोगों का, तहजीब वालों का, पाकिस्तान को बनाने वालों का, पढ़े लिखे बाशऊर लोगों का शहर है। कराची का दिल तहरीक इंसाफ के साथ और हकीकी आज़ादी के साथ धड़कता है। इंशाअल्लाह कराची में बड़ी तादाद में जो है वो लोग निकलेंगे और पंजाब से ज़्यादा बढ़ के रिस्पॉन्स वहाँ पर होगा, चूँकि वहाँ पर महरूमियों और जुल्म फस्तायत की दास्तान बहुत पुरानी और बहुत तवील है। शाजिया साहिबा, इनको पीटीआई वालों को मुलाकात की इजाज़त नहीं आप लोग देते। कल बैरिस्टर गौहर ने बहुत वो ज़िच हो गए और उन्होंने कहा कि हम तो तकरीबन भीख मांग रहे हैं इस मुलाकात के लिए, और बड़ा एहतजाज किया उन्होंने। बड़े डिसेंट पॉलिटिशियन हैं और बड़ी मुनासिब बात करते हैं। उनका आम तौर पे स्टांस वो नहीं होता जो पीटीआई की बाकी ज़रा कंपैरेटिवली यंग लीडरशिप का जो टोन है उससे ज़रा उनका टोन फ़र्क है। तो इजाज़त क्यों नहीं देते? अदालत का तो फ़ैसला है, आप लोग क्यों नहीं मिलने देते बानी पीटीआई से? देखिए, अदालतों का एहतराम मुस्लिम लीग नून ने हमेशा किया और मुस्लिम लीग नून ने हमेशा जितने केसेस भुगते हैं, जेलें काटी हैं, वो आप सबके सामने है। मेरे ख्याल में वो हिस्ट्री रिकॉर्ड, अगर यहाँ बैठूँ तो टॉपिक चेंज हो जाएगा। तो अदालतों को फेस करें, अदालतों से जाके इंसाफ मांगे। हम लोग कौन होते हैं मुलाकातें करवाने वाले? हम कौन होते हैं? अदालत का तो फैसला है, हाई कोर्ट ने कहा है कि मिल सकते हैं। एक अडियाला जेल के बाहर अगर इंतशारी टोला वहाँ पे बैठ के थ्रेटनिंग मैसेज देगा या थ्रेटनिंग कॉल्स देगा, तो हुकूमत इस दफ़ा किसी इंतशारी टोले पे किसी भी अमलाक पे अटैक करने की परमिशन देगी। इस दफ़ा हम लोगों ने स्ट्रिक्टली इस तौर पे एक रूल्स और असूल को, कवायद सवाबित को फॉलो करते हुए इन लोगों को सिखाना है कि ये इंतशारबाजी वाले जो टोले लेके जगह जगह ये अवाम का टोला लेके, जब ये लाहौर में भी आए थे तो मुझे बताएं कितने का अवाम निकल सकी थी। लिबर्टी चौक में कुछ 10-15 गाड़ियाँ थी और मेरे ख्याल में इतना तो वो अज़म बुखारी साहब ने कहा कि इतना तो किसी छोले भटूरे के ठेले पे होते या मुर्गी बेचने वाले के ठेले पे लोग, अवामी सपोर्ट तो इनकी है, इतने लोग जमा नहीं कर सकते। अवामी सपोर्ट तो पीटीआई की है। देखिए मेरी बात सुने फराज साहब, अवामी सपोर्ट वो होती है जिन्होंने अवाम में डिलीवर किया होता है, अवाम में बेहतर तौर पे अवाम को सहूलियात दी होती है, महंगाई से छुटकारा दिया होता है, दहशतगर्दी से छुटकारा दिया होता है, बेरोजगारी से छुटकारा दिया होता है। इन्होंने किया क्या था 4.5 साल दौरे हुकूमत में? ऐसा कौन सी चीज़ डिलीवर की थी कि अवाम इनके लिए? अवाम अब नहीं निकलती, अवाम को शऊर आ चुका है, अवाम समझ चुकी है कि हमें जो बेहतर नहीं निकलती, आप कहती हैं कि शऊर आ चुका है। जिस तरह की आप ये केपी ने जलसा किया था, सोहेल आफरीदी साहब ने, कितने लोग निकले थे? कौन लोग इनके साथ, जो कहाँ तक निकल के आए थे? मोटरवे पे कितने लोग थे? देखिए, बातें करना, इनके साथ बात करने में एक चीज़ मैं कंपैरिजन आपको कर दूं। पंजाब गवर्नमेंट जब अपोजिशन हमारे भाई जब तकरीरें करते हैं तो सुनते हैं भाई बड़े बुलंद आवाज़ से तकरीरें करके ऐसा सिनेरियो पैदा करते हैं कि लगता है इनसे अच्छा कोई है ही नहीं। ये तकरीरें करने वाले लोग हैं, ये डिलीवर करने वाले लोग नहीं। इन्होंने अवाम के लिए कुछ नहीं किया। अवाम के लिए उन्होंने ये किया कि अवाम की हमारी जो यूथ थी उनको
उनको बदतमीज़ी, बदतहज़ीबी, बोतान तराशी, ये वाली सियासत सिखाई, और इदारों पे हमला कैसे करते हैं, किसी के साथ ब्लेमिंग कैसे करते हैं, ये इन्होंने सिखाया। और उसका खमियाजा जो इनकी यूथ है वो भुगत रही है, और बहुत सारे लोग केसेस भुगत रहे हैं। तो खुदार आप समझ जाएं, आवाम जब गवर्नमेंट डिलीवर कर रही होती है तो कम से कम अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए। और इनका जो सीएम था, आपको याद होगा, बुज़दार साहब, उन्होंने मुझे इतना बता दें कि मैं अपने पंजाब की बात करती हूँ कि बुज़दार टू मरियम नवाज़, ये खुद अपनी ईमान से बताएं कि बुज़दार ने क्या डिलीवर किया था। अपनी केपीके की कंपैरिजन कर दी कि इनके सुहेल अफरीदी ऐसे पहले गंडापुर साहब थे, क्या केपीके में आपने डिलीवर किया। आपके दूसरा टर्न्योर आ चुका है गवर्नमेंट का, और आप लोगों ने ऐसा आवाम के लिए ऐसे क्या इनिशिएटिव्स उठाए। केपीके के लोग रो रहे हैं, सबसे ज़्यादा करप्शन हेल्थ डिपार्टमेंट में हुई है, सबसे ज़्यादा करप्शन डॉक्टर्स ने की है, सबसे ज़्यादा करप्शन एजुकेशन डिपार्टमेंट की हुई है। अपने इलाके को देखिए, अपने केपीके के सूबे को देखिए, अपने एरिया को देखिए कि क्या डिलीवर कर रहे हैं आवाम के लिए। ये आके पंजाब की बत्तियां देखने आए थे, पंजाब की बत्तियों पे तो बात नहीं कर सके, और की हिम्मत ही हुई कि बत्तियां लगी हुई हैं, सड़कें बनी हुई। आगे से उन्होंने कहा जी वो बत्तियां तो, जो सड़कें हैं वो तो होनी ही थी, लेकिन इमरान खान आएगा तो पता नहीं हालात बदल देगा। इमरान खान बाहर आया, क्या किया इमरान खान ने, सिवाय जलसे करने के, सिवाय लोगों को ख़राब करने के, यूथ को गलत गाइडलाइन देने के, गलत ट्रैक पे चढ़ाने के, इन्होंने आवाम के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन अब यूथ भी समझ चुकी है, आवाम भी समझ चुकी है। आवाम समझती है कि जो हमें महंगाई से छुटकारा देगा, जो पाकिस्तान को दहशतगर्दी से छुटकारा देगा, जो महंगाई से छुटकारा देगा, वही हमारा हकीकी लीडर होगा। आज बताइएगा कि पेशावर का और मर्दान का जलसा, पेशावर का और दूसरा जलसा आपका कैसा रहा? एक तो ये बताएं, बहन हमारी ने सवाल किया कि कितने लोग थे। दूसरा ये बताएं कि पंजाब में बुज़दार दौर में आपने पंजाब को कहाँ लाके खड़ा कर दिया? इन सवालों के प्लीज़ रिस्पॉन्ड करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, इसमें जो मेरी बहन ने कहा है कि पंजाब का और कंपैरिजन करने की कोशिश की, देखें पहले तो आपने 4.5 साल का कहा, 3.5 साल पीटीआई की गवर्नमेंट रही है, उसके बाद 1.5 साल जो है शहबाज शरीफ साहब एक दफ़ा प्राइम मिनिस्टर हैं, केयर टेकर गवर्नमेंट भी इनकी रही है पंजाब में भी, और उसके बाद अभी तकरीबन इन्हें ओवरऑल हुकूमत करते हुए 5 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है। तो इस सारे में इनकी प्लानिंग है और इनके पास इनिशिएटिव हैं। जब तक आप कोई सस्टेनेबल काम नहीं करते, बहुत सारे बुज़दार दौर के जो प्रोजेक्ट्स थे जिनका इफ्तिताह अभी इन्होंने किया, चूँकि इनिशिएट वो उस टाइम पे हुए थे, कुछ हॉस्पिटल्स हैं, कुछ रोड्स हैं और कुछ और इस तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं जो हम वक्तन फ़वक्तन देखते रहें। अब इन्होंने क्लाइमेट की बात की कि वहाँ पे आपने 4-6 वो फॉग गन्स ला के रख दिए, जिसमें लाहौर की किसी एक गली से थोड़ा बहुत फॉग गायब हो सकता है, लेकिन बतौर मजमूई वो क्लाइमेट पे कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं। इमरान खान साहब का जो इनिशिएटिव था 10 बिलियन ट्री सुनामी, दुनिया ने उसको रिकगनाइज़ किया कि वो प्रोजेक्ट पाकिस्तान को क्लाइमेट चेंज में और इसकी क्लाइमेट की बढ़ते हुए जो नुकसान आते हैं उससे निकालने के लिए जो है वो सबसे मददगार और मावन साबित होगा। इसी तरह यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, कि हर शहरी को यकसा यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का इनिशिएटिव भी इमरान खान साहब के दौर में दिया गया। इसी तरह से सेहत कार्ड था, लंगर खाने थे, पनाहे गाहें थी, एहसास प्रोग्राम था, दुनिया भर में पाकिस्तान का वक़ार था, यहाँ पे सनतें चल रही थी, कारोबार चल रहे थे, सनतें बंद हो गई, इदारे आप PIA आपने बेच दिया, सारे इदारे आप लोग बेचते जा रहे हैं। इससे पहले एयरपोर्ट आपने बेच दिया, उससे पहले रोज़ावेल्ट होटल बेच दिया। तो बुनियादी तौर पे जाली मैंडेट से जब आके आप मुसल्लत होंगे तो आपसे इसी किस्म के चीज़ों की तवक्को की जा सकती है। कोई सस्टेनेबल और कोई रीज़नेबल इनके पास ना प्रोग्राम है ना इनके पास प्रोजेक्ट है। अब रही बुज़दार दौर में, देखें कितने एलिगेशन आपने लगाए। एक शरीफ आदमी को इमरान खान साहब ने उस वक्त मुंतखब करके लगाया कि इसका कोई लंबा चक्कर नहीं होगा और कोई करप्शन वगैरह का कोई सिलसिला नहीं होगा। उनके ऊपर करप्शन के बहुत इल्ज़ामात हैं सर। क्या जो इल्ज़ामात लगे, ट्रांसफ़र के पैसे ले लिए, पोस्टिंग के पैसे ले लिए, यानी इल्ज़ामात भी जो लगे वो इल्ज़ामात भी चंद लाख रुपए कारकर्दगी। और यहाँ पे एवन फील्ड डिपार्टमेंट से इनकी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मेरी पाकिस्तान में छोड़े, दुनिया में कोई जायदाद नहीं है। उसके बाद जो जायदादें निकली, कारकर्दगी की बुनियाद पे 8 फरवरी को पूरी पाकिस्तानी कौम ने वोट दिया। और आज भी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मल्टीपल इनिशिएटिव्स जो है वहाँ पे किए जा रहे हैं। सिर्फ जो एक BRT है जो लेट ज़रूर हो गया, लेकिन जो ये मेट्रो है पिंडी वाली और लाहौर वाली, वो चंद एक गलियों के अंदर और चंद एक सड़कों की है। BRT का जो मनसूबा वो पूरे पेशावर को कवर करता है, उसमें मल्टीपल और हॉलिस्टिक अप्रोच की गई है। इसी तरह से वहाँ पे बेइंतहा पॉजिटिव इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं और एक कंसेक्टिवली लिए जा रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फेडरल गवर्नमेंट की तरफ
तरफ से जिस तरह से जो सलूक किया जा रहा है KP गवर्नमेंट के साथ और जिस तरह से पंजाब में तौहीन आमेज़ रवैया रखा गया, हम इनसे कहते हैं कि आप पंजाब की पूरी पार्लियामेंट्री पार्टी है, आप KP आएँ, आप वहाँ पे आके देखें, क्रॉस कल्चरल पार्लियामेंट्री डिबेट में हिस्सा लें और वहाँ पे आके ये जेस्चर आपकी पार्टी का बहुत अच्छा है जो आपने इनको वेलकम करेंगे। आप लोगों ने कहा कि पेशावर आएँ तो आपको एक ड्यू प्रोटोकॉल देंगे, इसकी बिल्कुल इस स्टेटमेंट की तारीफ़ होनी चाहिए। हम अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। यहाँ वक्त एक का ब्रेक से वापस आके दोबारा बात करते हैं। वेलकम बैक। शाजिया साहिबा, आपके नाकदीन कहते हैं कि आप लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कॉर्नर कर रहे हैं और प्रेशर डाल रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आप चाहते हैं कि ये अपना नैरेटिव चेंज करें। जो ये PTI यकज़बान होकर कहती है कि आपके पास अवाम का मैंडेट नहीं है, फॉर्म 47 की हुकूमत है, आप चाहते हैं कि ये कहें कि ऐसा नहीं है और साथ ही फिर आप इनको रिलैक्सेशन दे देंगे। क्या ये बात दुरुस्त है? देखिए, मैं इस टॉपिक पे तो अब आप पॉइंट लेके आए, लेकिन पूरी दुनिया ने देखा कि जिस एम्पायर की उंगली से ये फैज़याब हुए वो सबके सामने एक्सपोज हुआ और उसकी फैज़याबी सबके सामने आई। और इस वजह जो इंसाफ का तकाजा जो अदालतों ने बेहतर तौर पे इंसाफ दिया वो भी सबको नज़र आया और बेहतर तौर पे सबको पता चला कि हकीकतन एम्पायर कौन था और उसके पीछे किसका हाथ था। और ये कठपुतली जमात जिस तरह इन्होंने पाकिस्तान के दौरे इक़्तिदार को जब इन्होंने संभाला और इन्होंने अपने बैंक बैलेंस अपने जेबें भरने के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया और इन्होंने फ्रंट लाइन पे अपनी कुछ ख़वातीन, पिंकी, पीरनी, गोगी, इस टाइप की ख़वातीन को रखा और पंजाब को इन्होंने हाईजैक किया। और ना तो हम इस तरह की सोच रखने वाले लोग हैं। हम लोग, हमारी जमात वो जमात है, अगर इसकी हिस्ट्री रिकॉर्ड उठा के देखा जाए तो आवाम को बेहतर तौर पर मुस्लिम लीग नून ने डिलीवर किया और बेहतरीन पॉलिसीज़ लेके आई, महंगाई से छुटकारा दिया। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा हकीकतन आवाम की बेहतरी के लिए सोचा और मुस्लिम लीग नून वो वाहिद जमात है जिसे पता है कि डिलीवर कैसे करना है। और ऐसे एक अनएक्सपीरियंस जमात को पाकिस्तान की लीडरशिप दी गई, उसको वज़ीर आज़म बना दिया गया जिसको पता ही नहीं था कि मैंने वज़ीर आज़म बन जाना है। और उसकी पूरी टीम एक बड़े बड़े दावे करती रही, 100 दिन में ये हो जाएगा, नया पाकिस्तान बन जाएगा, सादिक और अमीन हो जाएंगे, वट एवर। मुझे तो बातें भी याद आती हैं तो एक वो हंसी आती है और तो कुछ नहीं। उसकी हकीकत, उसके पस मंज़र में कुछ नहीं था। मेरे ख्याल में ये मेरा भाई जो मेरे साथ बैठे हैं ये अपने तौर पर एक बेहतरीन डिबेट के तौर पर तो अच्छी तकरीर कर सकते हैं, बेहतरीन अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन हकीकत तौर पे अगर मेरे साथ अकेले बैठे तो इनके पास भी जवाब देने के लिए कुछ नहीं हुआ होगा कि मेरे लीडर ने क्या डिलीवर किया। और अब आवाम को शऊर आ चुका है और हमारा इतना फजूल टाइम नहीं है कि हम लोग इन लोगों को रोकें, इनको बंद कूजे में बंद करें और उनको कहें कि यहाँ ये इन्होंने जलसा नहीं करना, यहाँ इन लोगों ने मीटिंग नहीं करनी, या इन लोगों को इस टाइप का हमारा माइंड सेटअप नहीं है। हम लोग चाहते हैं जो टाइम पीरियड है, अगर इन्होंने मुझसे बात की कि 3.5 साल दौरे हुकूमत हमें मिला, तो 3.5 साल दौरे हुकूमत बहुत लंबा टाइम होता है। हमें 2 साल होने वाले हैं और 2 साल होने में अभी 1 महीना रह गया, 1-2 महीने, लेकिन हम लोगों ने डिलीवर किया ना, इनिशिएटिव उठाए ना। ये कहते हैं जी हमारी तख्तियों पे, हमारी इनिशिएटिव्स पे इन लोगों ने फीते काटे, तो बातें तो हम भी कर सकते हैं क्योंकि जब इनका दौरे हुकूमत। ये प्लीज़ मुझे बताएं कि एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव आ रहे थे, यानी कि सुहेल आफरीदी साहब एज चीफ मिनिस्टर KP के पंजाब तशरीफ़ ला रहे थे। ये एक बड़ा जमहूरी सा अमल है और वो कोई अपने साथ क्रेने और बैरिकेड्स उठाने वाला सामान, जैसे पहले अली अमीन गंडापुर साहब की एक अप्रोच थी या उससे पहले जो चीफ मिनिस्टर थे उनकी अप्रोच थी, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो आए पंजाब में और उनको कुछ थोड़ा सा रिलेट करना मनशियात के साथ और इस तरह की कॉनोटेशन देना, इसकी ज़रूरत थी? देखिए फराज साहब, एक तो बात ये है कि पंजाब में जब ये आए तो हमने इनको वेलकम किया और इनकी सिक्योरिटी का बाकायदा हम लोगों ने ख्याल रखा। ज़ाहिर है कुछ ऐसी पॉइंट्स थे जिनको हम लोगों ने क्लियर किया, क्योंकि ज़ाहिर CM KP के आ रहा था हमारे पंजाब में, और जब ये पंजाब असम्बली में दाखिल हुआ तो उन्होंने धावा किस्म के इनके गार्डों ने बोला और किस तरह हमारे कुछ कैमरामैन थे, कुछ हमारे रिपोर्टर्स थे, उनके साथ इन्होंने मिसबिहेव किया, कितने लोगों को चोटें लगी। देखिए सहाफ़ती जो तंजीम थी हमारी, उन्होंने इनके साथ सवालात किए। अगर सहाफ़ती तंजीम को सवाल कर
करती है या उसका कोई जवाब मांगा जाता है सामने वाले बंदे से, तो उसका फ़र्ज़ है जवाब देना। अब सहाफ़ती तंजीमों को हमारे ऊपर अटैक किया कि हमने उनको प्री प्लान किया या हमने उनको सिखा के भेजा है। देखिए ये एतराज़ तो उठा, ये बहरहाल एतराज़ उठा, और इनकी तरफ से जो जवाबात इतने चीप आए कि मुझे कहते हुए शर्म आती है कि नहीं, उसकी तरफ हम आएंगे, हम उसकी तरफ आएंगे, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, लेकिन उसी हवाले से उसका जवाब दूंगी। सहाफ़ियों को जवाब इन्होंने देना था, ना कि इन्होंने सियासतदानों को जवाब देना था। आप सहाफ़ी हैं, आप जो भी सवाल मुझसे कर सकते हैं, मैं जवाब देने की पाबंद हूं, मैं जवाब दूंगी आपको। मैं आपके ऊपर उल्टा अलग किस्म का ब्लेम लगाऊं और आपको खलाकियात कर दस दूं और जवाब वो कहते हैं ना चना और इस टाइप का वो वाला हिसाब था। सुहेल साहब को जवाब नहीं आ रहा था, वो हर एक कोई कहे थे कि आपको व्हाट्सएप का मैसेज आया होगा, आपको व्हाट्सएप मैसेज आएगा। दिस इज नॉट फेयर। एक सीएम केपीके का रिप्रेजेंट कर रहा है अपनी जमात को, एक सीएम है पूरे सूबे का, और उसके बिहेवियर ऐसा था कि वो किसी भी सहाफ़ी को जवाब नहीं दे पा रहा था। तो ये गलत है। और आप कहें कि हम पे अटैक करें कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने उनके साथ इस तरह किए, तो ये सरासर गलत है। इस टाइप का ऐसा कोई भी इसमें हकीकत नहीं है। आ गया। ज़ीशान साहब, आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे इसको? देखें, आपने इनसे सवाल किया फॉर्म 47 का, और ये यूं करके पीटीआई और 9 मई और बच बचा के निकल गई। फॉर्म 47 चूंकि इनकी कमजोरी है, 17 सीटों वाली गवर्नमेंट जब आप उनको दे देंगे तो उसके बाद ये देखिए, बात करें फॉर्म 47 की, 2018 की जो गवर्नमेंट थी, मुझे उसका तो सिनेरियो बताएं भाई। 2018 का अपनी क्रेडिबिलिटी बताएं, आप कैसे आए थे? आप कौन सी फॉर्म 2018 में फॉर्म 47 था, फॉर्म नहीं था, लेकिन वो इलेक्शन भी थोड़ा सा उसके ऊपर भी बात अगर करना चाहते हैं, काफी बात हो सकती है। ये बात अगर करते हैं ना फॉर्म 47 की, तो मेरे पास बहुत ज्यादा सवालात है, मुझे भी उसका जवाब चाहिए। फिर इनको दोबारा फॉर्म 47 जवाब इनको देने दें, फिर इनको दोबारा चलेंगे। फॉर्म 47 पे इनको दोबारा फिर गुस्सा आ गया और फिर उन्होंने बात को कहीं और ले गई। बुनियादी तौर पे जब आप धांधली से आएंगे ना, आपकी आवाम के अंदर प्रेज़ीर आई है और आपको अच्छा इनिशिएटिव भी करने की कोशिश करेंगे, तो वो फिर भी आपके खाते पड़ेगा, उल्टा हो जाएगा। अब हुआ ये कि खैबर पख्तूनख्वा की आपने बात की, खैबर पख्तूनख्वा की डेवलपमेंट की और प्रोग्रेस की। वहाँ पे पेशावर में हमारे जलसे में जब सोहेल आफरीदी ने अनाउंस किया कि मैं सड़कें बनाऊंगा, स्कूल बनाऊंगा, अस्पताल बनाऊंगा, ये करूंगा, लोगों की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। जब उसने कहा कि मैं इमरान खान की तहरीक के लिए, रिहाई के लिए बाहर निकलूंगा, हकीकी आज़ादी के लिए बाहर निकलूंगा, तो पूरा जो मजमा था, पूरा ग्राउंड वो उछल पड़ा और तालियां बजाने लगा और वो चार्ज हो गया। तो हम जो पीटीआई का, खैबर पख्तूनख्वा का या पीटीआई के जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं, 8 फरवरी को जो उनको मैंडेट दिया गया, चोरी किया गया मैंडेट। शान साहब, ये बताएं कि आपकी जो फ्यूचर का लाए अमल है पीटीआई का अवाम को तरक्की देने के हवाले से, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करें। जो सीएम केपीके हैं, उन्होंने लाहौर का दौरा किया और उसके बाद कराची के दौरे की बात कर रहे हैं। इससे मैं ये नतीजा निकाल रहा हूँ कि वो कुछ गैर हाज़िरी तो उनकी रही, अडयाला जेल के भी उनके चक्कर लगते रहे और मुलाकात पे भी इसरार करते रहे। अब स्ट्रीट मूवमेंट जो है वो शुरू करना चाहते हैं और उसके बाद सिंध भी जाएंगे। अगर ये सब कुछ वो ख़ुद लीड करेंगे तो आपका सूबा कौन चला रहा है और उसके अंदर तरक्याती काम कैसे मुमकिन हो सकेंगे? दहशतगर्दी की जंग चल रही है, पाकिस्तान को थ्रेट है और आप फ्रंट लाइन का सूबा है केपीके, इसको कैसे मैनेज करेंगे आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें गुजारिश ये है कि चूँकि जो सबसे पहली तरजीह थी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वो पीस थी, पीस के हवाले से चीफ मिनिस्टर ने एक बहुत बड़ा जिरगा किया और सारे स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा करके उन्होंने पीस प्रोसेस के हवाले से बात की। उसके बाद प्रॉस्पेरिटी है, एम्प्लॉयमेंट है, एजुकेशन है, टूरिज़म है, मिनरल रिसोर्स के हवाले से डेवलपमेंट है, वो चल रहे हैं। और जो सीएम केपी है वो अपना ज़्यादातर टाइम पेशावर के अंदर और अपने सूबे के अंदर गुजारते हैं। जो उनका वीकेंड का टाइम है, ये जब उन्होंने इस्लामाबाद आना होता है तो उसमें लाहौर का भी उन्होंने प्लान किया और बहैसियत चीफ मिनिस्टर उन्हें वो सरकारी प्रोटोकॉल तो हर जो मुलाकात के दिन है वो इस्लामाबाद होते थे, वो वीकेंड तो नहीं होता था। मुलाकात का दिन तो देखिए, अब यही इनका जुल्म सुतम है कि पंजाब गवर्नमेंट का कि चीफ मिनिस्टर के पास कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद वहाँ पे जेल सुपरिटेंडेंट है जो उनको मिलने नहीं दे रहा। एक चीफ मिनिस्टर अपने पार्टी के सरबराह से मिल के उससे गाइडेंस, उसका वीएन लेता है जो उस वीएन को वहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर सकता है। वो वीएन ट्रांसफॉर्म करने की इजाज़त जो है वो जब तक मुलाकात नहीं होगी तो वो कैसे उनसे बात कर सकता है, उनका वीएन ले सकता है। पहली तो ये चीज़ है। नहीं, वो कन्विक्टेड, देखें उनके ऊपर तो जुर्म साबित हो गया। अब एक जो कन्विक्टेड इंसान है, हमने लॉ को भी देखना है, वो कन्विक्टेड इंसान के साथ
कोई रूल्स ऑफ एंगेजमेंट जो हैं या मुलाकात के कोई असूल जो हैं वो तो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। मुलाकात तो फैमिली की होगी, लीगल काउंसिल की होगी, लेकिन सियासी बातें कैसे कर सकते हैं? इस मुल्क के अंदर जो जुडिशरी का हाल हुआ है उसके बाद आप एक मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म को, पाकिस्तान के पढ़े लिखे बाशऊर तबके के सबसे बड़े लीडर को, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात को, जो पाकिस्तान की पूरी दुनिया में पहचान है, उस शख्स को जब आप कन्विक्टेड कहेंगे, उससे मिलने नहीं देंगे, उसके बात नहीं करेंगे, पूरी दुनिया को पता है कि ये जितने भी सारे केसेस बनाएंगे बुनियादी तौर पे ये जाली केसेस हैं। जो अलकादर ट्रस्ट वाला केस है वो देख लें, बुनियादी तौर पे वो पैसे मलिक रियाज ने इनकी नवाज शरीफ फैमिली से अपार्टमेंट खरीदने के लिए ट्रांसफ़र किए गए थे और वो खाते इमरान खान के डाल दिया गया। तो अब बात यह है कि वो पाकिस्तान के लीडर हैं, आज नहीं तो कल इंशाल्लाह इन्हीं अदालतों से हमारी जितनी भी जदोजहद है वो पीसफुल जदोजहद है। कभी अदालतों पे चढ़ाई नहीं की, माजी में इन्होंने अदालतों के ऊपर भी चढ़ाई की है, इन्होंने जुडिशरी को भी बुरा बुरा कहा है, इन्हीं अदारों को इन्होंने बड़े बुरे अल्फाज में बुरा बुरा कहा है, जिनकी आज जो है तारीफ़ें करते ये नहीं थकते। जी आप शाजी साहिबा इस पे अपना कमेंट दे दें, आप रिस्पॉन्ड करें। देखिए मैं फिर वही वाली बात करूंगी कि ये कहते हैं जी हमारा लीडर बड़ा पाक साफ और बड़ा पुरअमन लीडर है और उसको आप मुजरिम ना कहें, उसके ऊपर इल्ज़ाम ना लगाएं, उसको कोई जुर्म साबित नहीं हुआ। तो फिर नवाज शरीफ साहब के साथ क्या हुआ था आपको याद है? बीवी को अपनी बिस्तरे मर्ग पे छोड़ के अपनी बेटी का हाथ थामे, वो भी तो जेल काटने आया था, अदालतों से इंसाफ लिया था, अदालतों से इंसाफ ले, ये अटैक करना छोड़ दें कि हमने ये कर दिया, हमने उनके ऊपर ये केस, हमने केसेस नहीं बनाए। हम अदालतों के ठेकेदार नहीं है, हम जजेस नहीं लगे हुए, हम बड़े बड़े वकील नहीं है। अदालतों ने फैसले देने हैं, वकला ने केसेस चलाने हैं, उसको चलाना है, कैसे इंसाफ दिलवाना है, ये इनके वकीलों का काम है। इनके जजेस, अदालतों ने कैसे इंसाफ देना है, जजेस ने देना है। और दूसरी बात अदालतों का क्या, और दूसरी बात कंपैरिजन लीडर की इस तरह करना कि पुरअमन तहरीक चलाएंगे तो इदारों के ऊपर अटैक जिस तरह इन्होंने किया है, सर शर्म से झुक जाते हैं। अगर वो पुरानी फुटेजेस चलती हैं, पुरानी वीडियोस चलती हैं तो यकीन करें सर शर्म से झुक जाते हैं। इन्होंने हमारे उन इदारों के ऊपर अटैक किया जो हमारे सर का ताज, माथे का झूमर है। आज आलमी दुनिया में हमें इज्जत की नज़र से क्यों देखा जा रहा है? आज वही इदारे ने हमारा सर फख्र से क्यों बुलंद किया? आज दुश्मन को घर में घुस के जो धूल चिटाई किस इदारे ने चिटाई, उस इदारे को क्रिटिसाइज़ किया, इन्होंने उस इदारे के ऊपर अटैक किया। तो वो चीज़ें इनके लिए शर्मनाक सूरत हाल हैं। हम वो चीज़ों के मुतहम्मिल अब दोबारा नहीं हो सकते। हम नहीं चाहते पाकिस्तान में इस तरह का इंतशारी टोला दोबारा से जज्बात को काबू में ना रखते हुए इदारों पे अटैक करे और इस तरह धावा बोले, उनके मुजस्मे जलाए, उनकी इमारत को जलाए, रेडियो पाकिस्तान को जलाए, पीटीवी के ऊपर हमला करे। तो ये चीज़ें जो है ना, ये अगर हिस्ट्री रिकॉर्ड देखें तो इनके ऊपर एक कलंक है जो इसको धो नहीं सकते ये। और जो केसेस इनके ऊपर चल रहे हैं, आपका पॉइंट आ गया शाजी साहिबा। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है जावेद राना साहब ने, इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं। इनसे पूछेंगे कि ग्लोबल डिप्लोमेसी और स्ट्रेटेजिक आउटरीच में सन 2025 को एक लैंडमार्क ईयर की हैसियत दी जा रही है। इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से पाकिस्तान ने 2025 में कैसा परफॉर्म किया? देखिए, मेरा ख्याल है कि सिर्फ मई 2025 का जो जंग है हिंदुस्तान के साथ, उससे जो एक स्ट्रेटेजिक सीन जो है वो पूरे खित्ते में चेंज हुआ है और उसके असरात जो हैं वो मिडल ईस्ट तक गए हैं। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को शिकस्त दी, ये एक परसेप्शन बनी है। और जो रशिया और अमेरिका की आपस में इख्तलाफात थे यूक्रेन की जंग की वजह से, और हिंदुस्तान चूँकि एक सस्ता तेल जो है रशिया से ख़रीद रहा था, वो एक बहुत बड़ी वजह थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने उस सारी सूरत हाल को हिंदुस्तान को प्रेशराइज करने के लिए जो पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी के तौर पे रोल अदा किया है, कोई हमारी मोहब्बत में नहीं किया, वो उसने अपने डिप्लोमेटिक स्कोर सेटल करने के लिए, हिंदुस्तान को प्रेशराइज करने के लिए वो किया। उसके नतीजे में मेरा ख्याल ये है कि जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ शायद सफारती सतह पे उस तरह उसको पजीराई शायद ना मिलती जितनी डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार हर जगह पे जिक्र किया कि पाकिस्तान ने 7-8 जहाज़ जो है हिंदुस्तान के गिरा दिए। और उसी की वजह से मैं समझता हूँ कि जो ब्रॉडर पिक्चर हुई है कि जब मिडल ईस्ट की सूरत हाल इतनी ख़राब हो गई थी, कतर के अंदर जब इसराइल ने अटैक किया, तो जो वहाँ के हुक्मरान हैं, अरब बनौश से, दे फील थ्रेटन्ड। और उसकी वजह से फिर पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की एक डिफेंस डील हुई है, डिफेंस पैक्ट हुआ है।
तो मेरा ख्याल ये कि ये बहुत बड़े खित्ते के वाक़यात हैं। लेकिन तीसरी इससे जो जुड़ी चीज़ है वो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की नहीं, बल्कि मैं समझता हूँ कि तमाम जो मुसलमान ममालिक हैं और बिलखसूस जो अरब ममालिक हैं, ये इनकी बेहिस्सी है कि गज़ा में जो कत्लेआम है वो जारी रहा और ये कुछ नहीं कर सके। 2023 में कुछ नहीं कर सके, 2024 में कुछ नहीं कर सके, 2025 में कुछ नहीं कर सके, और इसराइल जो है उनको रोकने वाला कोई नहीं। मेरा ख्याल जो ब्रॉडर पिक्चर है उसके अंदर ये चीज़ अहम है। इंटरनेशनली मैं आपको चीज़ बताता चलूँ कि मेरा ख्याल गुज़श्ता साल में जो क्रिटिकल पॉइंट है, जो बड़ा स्ट्रेटेजिक पोजीशन है लैंडस्केप पर जो चेंज हो रहा है, और वो ये है कि रूस ने और चाइना ने मिल के, ख़ास तौर पे रूस ने पूरी सीन चेंज कर दिया है। अमेरिका सुपर पावर इफेक्टिवली नहीं रहा, यूरोप जो है उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया है, रशिया का यूक्रेन में बहुत बड़ा एज है, और डोनबास रीजन है उनका जो कि उनका मशरकी इलाका है, वो तकरीब 80-88% इस वक्त रशिया के कब्जे में है। रशिया अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस डिक्टेट करवा रहा है यूक्रेन को। आई थिंक इसकी वजह से अब जो सूरत हाल है पूरी दुनिया भर में, अमेरिका का उतना असर सूख नहीं रहा। और मैं इस तनाज़ुर में पाकिस्तान के हवाले से बात करूंगा कि पाकिस्तान का जो रिलेशनशिप जिसके ऊपर हम बहुत गुडियाँ मना रहे हैं, वो ट्रांजैक्शनल है, टैक्टिकल है, ये ज़्यादा लंबा चलने वाला नहीं है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि देखें, हम अमेरिका को क्या बता रहे हैं कि देखिए दैश आपके लिए बहुत बड़ा खतरा है, इसकी वजह से आपका कॉपरेशन हमारे साथ ज़रूरी है। तो वी आर क्रिएटिंग आर रेलिवेंस टू द अमेरिकन्स, ताकि हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में किसी तरह रेलिवेंट रहें। तो ये हमें कोई बहुत मोहताज से चलने की ज़रूरत है। जो हमारे मिलिट्री गेन्स हुए हैं हिंदुस्तान के ख़िलाफ़, उसको हमें बड़ा सफारती सतह पे अपने कार्ड्स को बड़े एहतियात से चलना है। जो इस वक्त मशरक़ वुस्ता की सूरत हाल है, उसमें किसी मुल्क का हमें साथ देने की ज़रूरत नहीं है। तावक्ते के अगर खुदा न खास्ता सऊदी अरब पे हमला हो जाता है तो हमें ज़ाहिर है सऊदी अरब का साथ देना होगा। लेकिन अगर इफ़ वी हैव टू चूज़ सम साइड, तो हमें सऊदी अरब को चूज़ करना चाहिए अगेंस्ट एनी अदर अरब कंट्री। ये दिस इज़ अ क्रिटिकल इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर पाकिस्तान पर्सपेक्टिव। सर ये बताएं कि चाइनाज़ रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द रीजन। ज़ाहिर है साउथ एशिया एक बड़ी ताकत है और इमर्जिंग सुपर पावर है। पाकिस्तान ने जो विक्ट्री अचीव की अगेंस्ट इंडिया, और जो अभी सूरत हाल बन रही है, ज़ाहिर है आपने अमेरिका के साथ ताल्लुकात की तरफ इशारा किया, और इतने लॉन्ग लिव्ड आपको नज़र नहीं आते, ये आपकी राय है। पाकिस्तान की जो भारत के ऊपर एयरफोर्स की बर्तरी है, फौकियत है, उसको कैसे देखते हैं? और जो कोल्ड शोल्डर मिल रहा है इंडिया को, ज़ाहिर है अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख वाले एरिया के अंदर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर भारत के अपने मसाइल हैं चाइना के साथ, बड़े ग्रेव किस्म के, और चाइना बड़ा उधर हैविली इन्वेस्ट कर रहा है। तो चाइना बीइंग द शॉर्ट कॉलर इन द रीजन एंड एट द मोमेंट USA सपोर्टिंग पाकिस्तान, वेयर डज इंडिया स्टैंड? इट स्टैंड नोवेयर। खित्ते में बिल्कुल आइसोलेट हो चुका है जी। और बांग्लादेश, नेपाल, ये सारे ममालिक, मालदीव, ये श्रीलंका, ये सब इनसे तंग हैं। और हिंदुस्तान पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा था। इस हिंदुस्तान ने अरब ममालिक में उनकी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट की, सारा कुछ किया। अब नेट रिजल्ट क्या हुआ है? फाइनल रिजल्ट ये हुआ है कि हिंदुस्तान फारग हो चुका है। सऊदी अरब के साथ हमारा डिफेंस पैक्ट है, तो इसलिए अब किसी भी सूरत में सऊदी अरब हिंदुस्तान को तरजीह नहीं देगा, और वो मिडल ईस्ट से भी अब निकाला जा चुका है। और सबसे बड़ी बात जो हमारे लिए बहुत बड़ा मौका है, और मेरा ख्याल हमने इस पर बहुत अच्छा काम किया है, वो बांग्लादेश का मामला है। बांग्लादेश में हम फुली इन हैं। बांग्लादेश की नई जनरेशन आ गई है जो 1971 की जितनी हिस्ट्री है वो उसको रिव्यू कर रहे हैं। इस वक्त इतने प्रो पाकिस्तान सेंटिमेंट्स हैं बांग्लादेश के अंदर कि अगर आज आप उनके साथ कन्फेडरेशन की बात करें या डिफेंस पैक्ट की बात करें, वो कर लेंगे। और हमें इसकी अशद ज़रूरत है, इसलिए कि हमने हिंदुस्तान को स्ट्रेटेजिकली और मिलिटरीली इनसर्कल करना है। जो माहिदा हमने सऊदी अरब के साथ किया है, मैं समझता हूँ कि उससे मिलता जुलता माहिदा जो है वो हमें बांग्लादेश के साथ कर लेना चाहिए। उसका एक इशारा भी मिला बांग्लादेश की तरफ से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग।
उन्होंने कहा कि हम डिफेंस पैक्ट में आ सकते हैं। पाकिस्तान के साथ एक स्टेटमेंट आई थी कुछ अर्सा पहले जब नेवल चीफ का दौरा हुआ। जी हाँ, इस किस्म की उनकी तरफ से इंडिकेशंस आए हैं जी। इस वक्त वो पाकिस्तान सेंटिमेंट्स हैं, ये बांग्लादेश की वो जनरेशन नहीं है। और हसीना जो है उससे जान छूट गया बांग्लादेशियों की। और आज जो सबसे बड़ी बात जो हकीकत सामने आई है वो ये कि देखें, जो नजरियाती तौर पे पाकिस्तान और बांग्लादेश एक थे और एक रहेंगे। जो 1971 में हुआ है वो उस वक्त के जर्नैलों और उस वक्त के सियासतदानों का गन था, उसका अवाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। पाकिस्तान के अंदर उस वक्त भी लोग गमज़दा थे। आज पाकिस्तान के अंदर लोग चाहते हैं कि दोनों भाई दोबारा मिल जाए, और यही जो फीलिंग जो है ये बांग्लादेश के अंदर है। मेरा ख्याल है कि अगर ये काम हो जाए और जिसका बहुत सारे इशारे मिलते हैं तो वो बहुत बड़ा एक, मैं समझता हूँ कि ज़ल्ज़ला आएगा हिंदुस्तान के ऊपर। और मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये काम सूनर और लेटर हो जाएगा। हमारा मसला जो है, देखें, हमें जिस चीज़ में एहतियात करने की ज़रूरत है वो ये कि अफ़गानिस्तान को हमें बहुत डिसेंटली और बहुत होश से टैकल करने की ज़रूरत है। वजह यह है कि इस वक्त हिंदुस्तान अफ़गानिस्तान के ज़रिए शरारत करने की कोशिश कर रहा है। मेरा ख्याल ये है कि हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी मौजूद है कि हम बगैर जंग लड़े टीटीपी का जो मामला है वो अफ़गानिस्तान के साथ हैंडल कर सकते हैं। और उनकी तरफ से भी कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स कुछ आई हैं उनके इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से। एक दो दिन पहले उन्होंने कहा कि जी हम अपनी ज़मीन भी इस्तेमाल नहीं होने देंगे और नेगोशिएशन के लिए भी तैयार हैं। कुछ सॉफ्ट हुआ है उनका भी स्टैंस? बिल्कुल, उनके जो छोटे मोटे मुतालबात हैं दैश के ऊपर, उसको भी मेरा ख्याल हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और नंबर एक, दूसरी बात यह कि हमारा जो जेन्युइन अलायंस बनता है इस खित्ते के अंदर वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और चाइना है। अमेरिका जो है एक बूढ़ी सुपर पावर है जो अपनी रेलिवेंस जो है खो चुकी है। हमारे सियासतदान और बाकी जो रिटायर्ड जर्नल्स हैं और बाकी जो पावर लीड है उनके ज़ाती मफादात हैं मगरब के साथ। ये पाकिस्तान के मफादात उतने ज़्यादा हम नहीं है। हमने इस वक्त देखें चाइना की जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में वो बड़ी विजिबल है, उनकी डेवलपमेंट पाकिस्तान के अंदर बहुत विजिबल है, बड़ी मीनिंगफुल है। आप मुझे बताएं कि अमेरिका ने गुज़श्ता 60-70 सालों में जो हमें सो कॉल्ड एड दी है उसका बेशतर हिस्सा वापस जो है अमेरिका के पास चला गया, बाकी जो हुक्मरान तबका जो है वो खा गया। तो इसलिए मैं समझता हूं कि चाइनीज जो हैं उन्होंने बहुत सारा अपना यहाँ ऑपरेशन जो है वो वाइंड डाउन किया है, कम किया है। उनकी बहुत सारी कंपनी जो है वापस गई हैं। हमें इस बात पे सोचना चाहिए कि चाइनीज हमें छोड़ के क्यों जा रहे। ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। जो मई की जंग हुई है जिसने हमें सबसे ज्यादा मदद की है वो चाइना है। इसलिए मैं समझता हूं कि हमारी पॉलिसी मेकिंग में चाइना का जो एलिमेंट है, चाइना को वो अहमियत नहीं दी जा रही जिसके लिए वो डिजर्व करता है। एक लास्ट कमेंट कीजिए और उसके बाद हम प्रोग्राम के एंड की तरफ जाएंगे। क्या इंडिया की हेजेमोनिक एंड एग्रेसिव पॉलिसीज़ ने उसको इस मकाम पे लाके खड़ा किया है जो एग्रेसिवली वो बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान इन द रीजन, वो जो अप्रोच थी नार्सिसिज्म की, क्या ये खुद उसका शिकार हुआ है? देखें, उनकी अप्रोच यही थी कि ग्रेटर इंडिया बनाना है, जिसे अखंड भारत कहते हैं वो जी। और उस चक्कर में उन्होंने आरएसएस को प्रमोट किया, मुसलमानों को पे जुल्म और सितम किया और अभी भी जारी है। क्रिश्चियंस के ऊपर जुल्म जारी है। अब जो सूरत हाल है हिंदुस्तान के अंदर, ये फीलिंग पाई जाती है कि अगर मोदी रहा हिंदुस्तान में तो जो रही सही थोड़ी बहुत उनकी एक रेलिवेंस है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में वो भी ख़त्म होती जाएगी। मेरा ख्याल ये है कि हमारी जो पाकिस्तान की जो जीत हुई है सफारती सतह पे और जंग के मैदान में, अब हिंदुस्तान के अंदर उस चीज़ को महसूस किया जा रहा है। और आने वाले सालों में मेरा ख्याल है कि ये बहुत मुश्किल होगा कि मोदी जो है वो पॉलिटिकली सर्वाइव कर सके और दोबारा इक़्तिदार में आ सके। थैंक यू राणा साहब, आपके एक्सपर्ट कमेंट्स का शुक्रिया अदा करते हैं। वापस आऊँगा शाजी की तरफ और उसके बाद एक फ़ाइनल कमेंट लूँगा ज़ीशान साहब से। शाजी साहिबा, पहले आपने गुफ्तगू सुनी, पाकिस्तान के हवाले से एक्सपर्ट ओपिनियन दी। आप प्लीज़ अपना कमेंट करें और फिर अपने अगले मेहमान से कमेंट लेके प्रोग्राम की एंडिंग की तरफ जाते हैं प्लीज़। देखिए 2026 आ रहा है और एक
दुआ के साथ कि ये 2026 हमारे लिए खुशियों का बाइस हो, बरकतों का बाइस हो, सेहत का बाइस हो और खुलूस और मोहब्बत और भाईचारे बांटने का बाइस हो। और जहाँ बहुत सारी चीज़ों की अलार्मिंग सिचुएशन अभी मैंने जिस तरह सुनी, लेकिन एक चीज़ ये भी है कि 2025 में हमारा जो सर है आलमी दुनिया में फ़ख्र से बुलंद हुआ है। हमें जो इज़्ज़त और तकरीम आलमी दुनिया से हमें मिल रही है, इससे पहले नहीं मिल रही थी। आलमी दुनिया में जो हमारी तन्हाई थी उससे हम लोग निकल आए हैं। पाकिस्तान आलमी तन्हाई से निकल आया और पाकिस्तान की जो मईशत जो है, पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है वो बेहतरीन डगर पे चल रही है। इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, फाइनेंस के तौर पे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट हो रही है और एक बेहतरीन जो कहते हैं ना एक रोशन बाब खुल रहा है। और 2026 इंशाल्लाह इस उम्मीद और यकीन के साथ कि मिल के काम करने का साल हो और मैं समझती हूँ कि पॉजिटिविटी का साल हो, पॉजिटिविटी के साथ अच्छे इनिशिएटिव उठाने का साल होगा और बहुत सारी चीज़ों को हम लोग साइड लाइन करके बेहतरीन शोल्डर टू शोल्डर मिल के काम कर सकते हैं। मल्टीपल जमातों के साथ मिलकर हमने एक गवर्नमेंट बनाई। इंशाल्लाह जो इंतशारी चीज़ें हैं उसको साइड लाइन करते हुए बेहतरीन पॉजिटिविटी के साथ, मोहब्बत, भाईचारे, खुलूस के साथ 2026 में आवाम को डिलीवर करने का साल होगा। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इन जो नेगेटिविटी वाली चीज़ें हैं उसको साइड लाइन करें और बेहतरीन खुशियाँ और मोहब्बतें और खुलूस बांटें, क्योंकि जो चीज़ हम डिलीवर करते हैं, जो चीज़ हम बांटते हैं वो रिटर्न होकर वापस आती है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है। बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा मैसेज आपने दिया। ज़ीशान साहब प्लीज़ आप कमेंट कर दें फिर प्रोग्राम का। जिस तरह से राना साहब ने कहा कि डिप्लोमेटिकली और इंटरनेशनली चूँकि चाइना और अमेरिका की पाकिस्तान में क्लैश ऑफ इंटरेस्ट होने जा रहा है, वो है रेयर अर्थ मिनरल्स, जिसमें ऑलरेडी चाइना की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट और अमेरिका भी वहाँ पे आ रहा है। तो पाकिस्तान को दोनों का इंटरेस्ट सेम है जी, दोनों का इंटरेस्ट सेम है। तो यहाँ पे दोनों का इंटरेस्ट सेम है। यहाँ पे कन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन से बचने के लिए हमें ये देखना है कि कौन सा मुल्क हमारे साथ ज़्यादा बेहतर अलायंस कर सकता है और लॉन्ग टर्म किस पार्टनरशिप में हम चल सकते हैं। अफ़गानिस्तान के साथ हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए, बल्कि बैठ के मसाइल हल करना चाहिए। इंटरनली पाकिस्तान के अंदर बहसीत तहरीक इंसाफ हमारे साथ बेशुमार मसाइल हैं, लेकिन जब बात पाकिस्तान के वक़ार की आएगी, जब पाकिस्तान के दुश्मन हिंदुस्तान की आएगी, तो आप हमें इमरान खान के हुक्म पे सफ़े अव्वल में अपने इदारों के साथ, अपने मुल्क के साथ खड़ा हुआ पाएंगे। खुदा रब्बुल इज़्ज़त पाकिस्तान पर अपना रहम और करम करे। और मैं अपनी बहन शाजिया ने जो दुआएं की पाकिस्तान के लिए, उससे 100% उस पर आमीन कहता हूँ और इत्तफाक करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि 2026 का साल पाकिस्तान के अंदर बेहतरी, पॉजिटिविटी, कंसिलेशन और पाकिस्तान के अवाम के मैंडेट की जो है ना वो उसको उसे तस्लीम किया जाएगा और उसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। थैंक यू। नाज़रीन, आपने हमारे मेहमानों की गुफ्तगू, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, हमें इजाज़त दीजिए। कल आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।